हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोग को ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। देखो, ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही सिंपल फिनोमिना लगता है ना आप लोग को, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। ठीक है, ब्लड क्लॉट है, अगर उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू करें तो उसमें फाइब्रिन का एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसमें WBC और RBC जाके चिपका रहता है। और ब्लड क्लॉट एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हाइड्रोसोल से हाइड्रोजेल में कन्वर्ट होता है। ब्लड क्लॉटिंग का एवरेज टाइम है 5 मिनट। ठीक है, ये 3 to 8 मिनट हो सकता है लोगों में अलग अलग, लेकिन एवरेज टाइम है 5 मिनट। ब्लड क्लॉटिंग का एवरेज टाइम पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग का। तो ब्लड क्लॉटिंग है वो 3 बेसिक स्टेप में कवर होता है। ठीक है, पहला जो स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन पहले से ही ब्लड में रहता है, ठीक है, प्लाज्मा में रहता है, तो एक्टिवेट होता है पहले वो। सेकेंड जो स्टेप है वो है कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड अदर क्लोटिंग फैक्टर्स। थर्ड स्टेप है कन्वर्सन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव थ्रोम्बिन। ठीक, तो ये जो फाइब्रिन है वही एक्चुअल में क्लोट होता है जिस पे WBC और RBC जाके चिपकता है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ब्लड क्लोटिंग के लिए कितने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टोटल 13 फैक्टर्स हैं ब्लड में जो रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। देखो यहाँ पर मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ जहाँ पर इसका नाम लिखा है, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, और एक साइड उसका नाम लिखा है। ठीक है, फैक्टर 1 को क्या बोलते हैं, फैक्टर 2 को। तो एक्चुअल में जो ये नेमिंग है 1, 2, 3, 4 ये इसके डिस्कवरी के अनुसार है। मतलब फैक्टर 1 पहले डिस्कवर हुआ है तो उसको फैक्टर 1 नाम दे दिया गया, फिर फैक्टर 2, तो इसके डिस्कवरी के अनुसार ये अरेंज्ड है। एक एक बार मैं इन सब का नाम ले देता हूँ। फैक्टर 1 को देखो फाइब्रिनोजन बोलते हैं, फैक्टर 2 को प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 को थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 जो है हमारा कैल्शियम है, फैक्टर 5 है एसिलरेटर ग्लोबुलिन या फिर प्रो एसिलरिन या फिर इसको लेबाइल फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर 6 को एसिलरिन बोलते हैं, फैक्टर 7 को प्रो कन्वर्टिन और स्टेबल फैक्टर बोलते हैं। इसमें से भैया कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को फैक्टर देख के जाना है। फैक्टर 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट को फैक्टर A और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHF बोलते हैं इसको, या फिर एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन भी बोलते हैं AHG। ठीक, फैक्टर 9 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट को फैक्टर 2 और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्पोनेंट PTC। और क्रिसमस फैक्टर, देखो क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी इसको बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है। फैक्टर 10 को स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर 11 को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA। ठीक है, फैक्टर 12 को सरफेस फैक्टर या फिर हैगमैन फैक्टर। फैक्टर 13 जो लास्ट फैक्टर है उसको हम लोग फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और लाकी लोरांट फैक्टर LLF हम इसको बोलते हैं। ठीक है, सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग में। इसमें से किसी एक का भी कमी हो गया या फिर ज़्यादा हो गया बॉडी में सिक्रीशन, तो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइमिंग है वो गड़बड़ हो सकता है। कुछ डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, डिजीज़ देख लेते हैं जो कि रिलेटेड है प्लेटलेट से और ब्लड क्लॉटिंग से। तो पहला जो डिजीज़ है वो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और इसको हम लोग परपुरा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट का काउंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके वजह से हेमोरेज होगा और ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। सेकेंड जो डिजीज़ है वो है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है, ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता। एक बार ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हुआ तो ब्लीडिंग होते रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, स्टॉप नहीं होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, डेथ हो सकता है। और ये होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8 जिसको हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, वुमेंस जो रहते हैं जनरली इसको कैरी करते हैं, इस डिजीज़ को, खुद उसको सफ़र नहीं करेंगे लेकिन वो कैरियर रहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। और इसको एक शाही बीमारी भी बोलते हैं जो कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को है ये, उसके जो पीढ़ी जो चला आ रहा है उन लोग में हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस, इसमें क्या होता है, ब्लड के वेसल्स जो होते हैं उसमें इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है और ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे चिपक जाता है। तो ब्लड वेसल्स क्या है, नैरो हो जाएंगे, जिसके वजह से हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक इस टाइप के समस्या आता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस भी एक सीरियस डिसऑर्डर है। सो ये 3 डिसऑर्डर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।